अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बेटा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को आप ऐसे मान के चलो कि ये एक तरह की आंतरिक एनर्जी है या इंट्रिंसिक एनर्जी कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये मेड अप ऑफ है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी होती है जब हम किसी चीज़ की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। और उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज आती हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये अराइज होती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि अगर आपके पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे मान लीजिए अगर मैं इस पेन को उठा के यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मैं इसको अचानक से मूव करना शुरू कर दूँ तो अब जो इसने एनर्जी एक्वायर कर ली है वो हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगर हमें इंटरनल एनर्जी की बात करनी हो तो ये क्या है? सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ energies stored in atoms or molecules जितनी भी एनर्जी किसी भी फॉर्म में वो स्टोर है एटम्स या मॉलिक्यूल्स में, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अगर इसकी बात करें तो इसको डिनोट करते हैं हम यू से, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी जो कि कंटेंड है आपके पास थर्मोडाइनमिक सिस्टम में, वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहेंगे। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो यू है ये बना हुआ है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किससे बनी होगी? उसमें आपके पास रोटेशनल एनर्जी, जो घूमने पर किसी चीज़ में एनर्जी आती है, प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी। जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपके पास वाइब्रेट करते हैं तो उस केस में जो एनर्जी आती है उसको कहेंगे हम वाइब्रेशनल एनर्जी, प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी। जब एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो उस टाइम जो एनर्जी आती है उसको कहा जाता है ट्रांसलेशनल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ये किससे अराइज हो रही है? ये अराइज होती है, अराइजेस फ्रॉम different types of interactions between particles, and also includes electronic energy due to molecular interactions, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी भी इसी के अंडर आ जाएगा आपके पास, न्यूक्लियर एनर्जी एट्सेट्रा। तो अगर हम किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये सिस्टम लिया और मैं कह रही हूँ कि ये 1 atm प्रेशर पे है, इसकी वॉल्यूम कुछ है और इसका टेम्परेचर कुछ है, तो यहाँ पे जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है यू जो है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन एक ऐसा वेरिएबल है जो आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास वो इनिशियल से फाइनल स्टेट पे कैसे पहुंचा। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि यू जो है इनिशियल से फाइनल में पहुंच जाए, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम डेल्टा यू की बात करें, किसी भी सिस्टम में डेल्टा यू की बात करें तो यू एफ माइनस यू वाई, कोई प्रोसेस किया आपने, यू वाई इंटरनल एनर्जी जो पहले थी, कोई प्रोसेस जब एंड हुआ तो उसके बाद जो एनर्जी है उसको हमने कहा यू एफ। ठीक है, तो अगर आपके पास क्या हो कि इफ़
इफ़ इंटरनल एनर्जी जो है प्रोडक्ट्स की, मान लीजिए कोई रिएक्शन किया आपने, उसमें जो प्रोडक्ट्स बने, अगर कोई रिएक्शन हुआ जिसमें जो इंटरनल एनर्जी है प्रोडक्ट्स की वो लेस देन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है, तो क्या होगा, डेल्टा यू जो आपके पास आएगा वो नेगेटिव होगा। देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू, हमें पता है कि यू एफ यानी कि यू ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस यू आर। अगर यू आर की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू आर इज़ लेस देन यू पी तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू यानी कि इंटरनल डेल्टा आपके पास क्या है कि चेंज इन एनर्जी, मतलब जब ज़्यादा चेंज होता है, डिफरेंस इन एनर्जी कह सकते हैं आप इसको, तो ये पॉजिटिव होगा। यानी कि यू पी माइनस यू आर इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ से हमें पता लग सकता है कि यू जो है स्टेट फंक्शन है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। अब देखो जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है यू की वो हम मेजर नहीं कर सकते, कि अगर मैं किसी सिस्टम की बात करूँ, मान लीजिए मैंने इस रेड पेन की बात की, तो मुझे अगर ये बताना हो कि इसकी एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कितनी है तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि अगर मैं इसको ज़रा सा भी मूव करती हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि इसके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आए। इवन जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से भी कोई ना कोई चेंजेस आ रहे होंगे ना, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक है, या फिर फंक्शन ऑफ प्रेशर कॉमा वॉल्यूम, या फिर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू कर्ली यू बाई कर्ली वी टी डी वी प्लस कर्ली यू बाई कर्ली टी वी डॉट डी टी। इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो इसमें क्या किया है, जब हमने इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो हमने कर्ली यू यानी कि हाफ पार्शियल इंटीग्रेशन की, प्रॉपर इंटीग्रेशन की, कर्ली यू बाय कर्ली वी इंटू डी वी, देन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किया तो कर्ली यू बाय कर्ली टी इंटू डी टी, और ये है आपके पास वॉल्यूम जब कांस्टेंट थी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन हीट एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में आपके पास एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, वो एनर्जी या तो एक्सचेंज करता है या तो लूज़ कर सकता है या गेन कर सकता है विद सराउंडिंग बहुत सारे तरीक़ों से। जो हम मोड ऑफ ट्रांसफ़र की बात करेंगे, जो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सबसे पहला मेथड है मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, हीट क्यू। एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एज हीट इफ़ दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इसका टेम्परेचर आपके पास क्या है, ज़्यादा है, सिस्टम हॉट, देन सराउंडिंग्स, मतलब कि अगर इसके आसपास का टेम्परेचर कम है और इसका ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ से हीट बाहर निकल जाएगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सिमिलरली यहाँ से भी, यहाँ से भी। देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपके पास क्या होता है, स्टील वाला कप लिया आपने, ठीक है, उसमें स्टील का कप लिया है, ग्लास लिया, उसमें आपने पानी डाला और बॉईल किया उसको अच्छे से, मतलब उबाल के आपने रख दिया। क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो ठंडा हो जाता है ग्लास, क्यों, क्योंकि वहाँ से जो हीट उसमें थी पहले वो क्या होती है, रिलीज़ होने लग जाती है। अब ये जो एनर्जी एक्सचेंज हुई है एज अ हीट, ये तभी पॉसिबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके पास एनर्जी एक्सचेंज तभी हो सकती है अगर आपके पास सिस्टम जो है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हो। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैन टेक place
एनर्जी, यहाँ हीट की बात कर रही हूँ, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज हीट कैन टेक प्लेस only when system and surroundings are at different temperatures. ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम ज़्यादा गर्म होगा आपके पास उससे सराउंडिंग से। हो सकता है कि आपने क्या किया, बर्फ़ ली और बर्फ़ आपने मतलब रूम में रख दी और रूम का टेम्परेचर जो है बर्फ़ से ज़्यादा है, तो उसकी हीट भी जो आपके पास सराउंडिंग है उसकी हीट भी सिस्टम तक आ सकती है। अब देखो यहाँ क्या होगा, जब इसने हीट बाहर दी तो इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाएगा ऑफ सिस्टम के टेम्परेचर की बात करें तो इसका केस टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाए। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ आपके पास कि इस अगर दूसरा केस है कि जैसे आइस का एग्जांपल लिया मैंने, अगर ये आइस है तो सराउंडिंग से कूल, तो ये सराउंडिंग से हीट लेगा। इस केस में सिस्टम इज कोल्डर देन सराउंडिंग्स, सराउंडिंग से कंपैरेटिव ठंडा है, तो क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। इस केस में सिस्टम का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। ठीक, अब हीट को हम डिनोट करते हैं, हीट के चेंज को, इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू से। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, इसको जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी में एक्सचेंज हुआ, इसको कहते हैं हम क्यू। एग्जाम्पल के तो मान लीजिए आपने कोई कंटेनर लिया, कि कॉपर का कोई कंटेनर है, उसमें आपने गर्म पानी डाल दिया और उसके बाहर उसको एक बड़े रिजर्वोयर में रख दिया, तो क्या होगा, ये जो हीट चेंज होगा, अगर एक का हम टेम्परेचर टी ए मान लें और दूसरे का टेम्परेचर टी मान लें, तो यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा यानी कि डेल्टा यू वो क्यू के बराबर होगा, जब व्हेन नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब किसी भी प्रकार का वर्क नहीं होगा तो डेल्टा यू जो है वो क्यू के बराबर होगा। क्यू क्या है, ये पॉजिटिव कब होगा बेटा, जब क्या होगा, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम। जब आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है लेकिन सराउंडिंग काम कर रही है उसका टेम्परेचर रेज करने में, तो क्या होगा, क्यू पॉजिटिव है। और क्यू नेगेटिव कब होगा, जब हीट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स। देखो पहले केस में क्या कहा, क्यू का पॉजिटिव कब हुआ, जब सराउंडिंग्स ने सिस्टम पे काम किया, यानी कि सराउंडिंग से हीट ट्रांसफॉर्म हुई। इस केस में सिस्टम क्या था, लो टेम्परेचर पे था और सराउंडिंग हाई टेम्परेचर पे था। क्यू नेगेटिव कब होगा, जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग्स में, यानी कि सिस्टम को काम करना पड़ रहा है सराउंडिंग पे, उस केस में क्या हुआ, आपके पास क्यू नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क। हीट के बारे में पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। ये एक अनदर मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। वर्क जो है ये तब परफॉर्म होता है अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है वर्क। वर्क को क्या कहा जाता है, ये तब परफॉर्म होता है बेटा जब आपके पास किसी भी सिस्टम के केस में मोशन आ जाए अगेंस्ट एन ऑपोजिट फोर्स। जैसे कि हम कह सकते हैं
वर्क क्या हुआ आपके पास, इट इज डन टू अचीव मोशन अगेंस्ट done to achieve motion against an opposite force। जैसे कि मान लीजिए अगर ये पेन यहाँ पड़ा है और मैं इसको उठा के कोई काम करना चाहती हूँ, अगर मुझे इस पर वर्क करना है तो मैंने इसको उठाया, मैं इसको तभी उठा पा रही हूँ किस फोर्स के अगेंस्ट काम किया, मैंने इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया, तब जाके इस सिस्टम में वर्क डन हुआ। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस डज वर्क, अगर इन प्रिंसिपल में उसको हार्नेस किया जा सकता है ताकि हम कोई वेट जो है यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ रखूँ या फिर मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ तो भी आपके पास वर्क डन होगा। जब एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम की बदलती है एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है एज हीट। अब वर्क की बात करें तो वर्क आपके पास दो तरह का एग्जिस्ट कर सकता है, एक इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क जो है आपके पास ये उन सिस्टम्स में इम्पॉर्टेंट है जहाँ रिएक्शंस आयंस के बीच में टेक प्लेस करती है, और मैकेनिकल वर्क वहाँ परफॉर्म होता है जब किसी सिस्टम में उसके वॉल्यूम में बदलाव होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। मैकेनिकल वर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट है स्पेशली इन सिस्टम जो कि गैसेस से कम मतलब रिलेट करते हैं। अभी हमने जिन चीज़ों की बात की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क की, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते। मान लीजिए आपने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर को ढक दिया, ये जो इसके बाहर वाली स्पेस है ये क्या हो गई, सराउंडिंग्स, और ये वाली जो वॉल है अंदर, मतलब अगर मैं ये छोटी सी वॉल क्रिएट करती हूँ, जस्ट अ मोमेंट, इस वॉल को हम कहते हैं एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या है, ये एक ऐसी वॉल है जहाँ पे किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हम कह सकते हैं Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा इस केस में, ना तो सिस्टम से हीट बाहर जा रही है ना सिस्टम के अंदर आ रही है। तो ये जो पूरा बीकर है इसमें पानी डाल दिया, इस बीकर को हम कह सकते हैं इंसुलेटेड बीकर, इंसुलेटेड बीकर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी में किस तरह का चेंज आएगा जब हम सिस्टम पे काम करेंगे। अगर हम मानते हैं किसी भी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट है सिस्टम की वो है स्टेट ए और उस पर टेम्परेचर है T। अब अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी को हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी है सिस्टम के लिए U है। अब दोनों तरह के वर्क्स ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ, हमने ट्राई किया कि मैकेनिकल वर्क किया, किसी तरह का मैकेनिकल वर्क किया। और ये मैकेनिकल वर्क कैसे हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने छोटे छोटे पैडल्स लिए और उन छोटे छोटे पैडल्स को पानी में डाल दिया। पानी में डालने की वजह से क्या हुआ कि वो पैडल्स जब घूमे तो आपके पास जितनी भी एनर्जी थी, आपके पास जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी थी रोटेटिंग पैडल्स की, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब आपके पास फ्रिक्शन जो था पैडल्स और पानी के बीच में क्रिएट हुआ। अब ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेट है उसको स्टेट बी कह सकते हैं। तो डेल्टा यू इस केस में क्या होगा, इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। मैकेनिकल वर्क इसमें किस तरह हुआ कि सारी जो मैकेनिकल एनर्जी है, ऑल दी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग पैडल, एनर्जी ऑफ द rotating paddle changes to heat energy by friction
between paddles and water। ठीक है, इस केस में कह सकते हैं कि जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी वो ये थी और जो फाइनल इंटरनल एनर्जी थी वो हमारे पास बी था। दूसरा पॉइंट ये तो था मैकेनिकल वर्क। अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ इतनी ही मात्रा का अगर उस पर इलेक्ट्रिकल वर्क करें, हमने क्या किया, हमने जो इमर्शन रॉड होती है ना आपके पास, जो पानी गर्म करने की रॉड होती है, उससे हमने इसमें डाल दिया और पानी गर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी कि TB माइनस TA। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या था कि आपके पास JP जाउल करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ख़त्म किए तो उन्होंने कहा कि चाहे मैं कोई भी मेथड ले लूँ जिसमें मैं मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हर बार 4.186 किलो जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क और वर्क मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क डन एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही थी, जो कि रेज कर सके टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि चाहे मैं जो मर्जी मेथड लूँ, ये वाला मेथड लूँ या ये वाला मेथड लूँ, दोनों के केस में क्या हुआ कि हर बार 4.186 किलो जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क इतना काम करना पड़ा ताकि आपके पास किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 किलोग्राम का टेम्परेचर इज रेस्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हम कह सकते हैं इससे कि जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेट ऑफ सिस्टम का, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन एडियाबैटिक। किसी भी एडियाबैटिक सिस्टम के लिए क्या वर्क हुआ, वो आपके पास डिफरेंस होगा डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी का। तो इंटरनल एनर्जी हमें पता है स्टेट फंक्शन है। जो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि W एडियाबैटिक भी पॉजिटिव है जब वर्क किया जाता है सिस्टम में। सिमिलरली अगर सिस्टम के द्वारा काम होता तो वर्क हम कह सकते हैं कि नेगेटिव है। देखो इसको आप कैसे याद रखोगे, एक छोटे से टेबल से समझाते हैं। ठीक है, वर्क एंटर हुआ मतलब बाहर से काम हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम को काम करना पड़ रहा है तो वर्क नेगेटिव। सिमिलरली अगर बाहर से हीट आ रही है तो पॉजिटिव, अगर अंदर से हीट जा रही है तो क्यू क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशंस आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रख लेनी है एक तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये वो वर्क डन है, हम कह सकते हैं इट इज द वर्क डन when the gas expands or contracts against the external pressure, ये वो वर्क डन है जब आपके पास गैस एक्सपैंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे जिसमें समझाते हैं इसको। मान लीजिए जैसे कि हमने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया कुछ ऐसे, जैसे ये सिलेंडर ले लिया और ये पोर्शन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइप है और यहाँ पे पिस्टन टाइप लगा दिया हमने, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा P एक्सटर्नल। ये है आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो भी एरिया होगा, और ये एरो ये दिखाने के लिए कि आपके पास प्रेशर लग रहा है। अब हमने क्या किया कि एक सिलेंडर लिया जिसमें एक पिस्टन लगा दी, ये चीज़ लगा दी, फ्रिक्शनलेस और वेटलेस है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए से डिनोट कर दिया उसको। अब मान लेते हैं कि इसमें क्या है, आपके पास 1 मोल ऑफ अ गैस है जिसकी वॉल्यूम VI है। ठीक है, और प्रेशर क्या है गैस का इनसाइड P है। तो हम कह सकते हैं अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है PEX
वो हल्का सा भी ज़्यादा होगा पी, मतलब जो प्रेशर है आपके पास सिस्टम का, अगर इसका प्रेशर क्या है पी है और इसका एक्स है, तो अगर पी एक्स आपके पास हल्का सा भी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो दबाव पड़ रहा है वो ज़्यादा, तो सिस्टम आपके पास डाउनवर्ड को मूव करेगा, यानी कि पिस्टन नीचे आता रहेगा जब तक कि पी एक्स और पी ई सेम नहीं हो जाते। अब इस चेंज को मान लेते कि एक स्टेप में हुआ है और फाइनल वॉल्यूम क्या है आपके पास वी है। इस कंप्रेशन के दौरान मान लीजिए कि पिस्टन बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस मूव किया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम चेंज है वो होगा लेंथ इंटू ए। हमें पता है ना कि वॉल्यूम के लिए यूनिट्स क्या होते हैं, एक तो लीटर होता है आपके पास, मीटर क्यूब होंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो लेंथ अगर मीटर में है, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, तो लेंथ और एरिया का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम चेंज। तो डेल्टा वी के केस में हम कह सकते हैं वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू एल इंटू ए। हमें पता है कि प्रेशर जो है वो क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। देयरफॉर फोर्स ऑन पिस्टन क्या होगा F इज इक्वल टू पी ई एक्स इंटू ए। अब देखो ये तो था कि नॉर्मल आपके पास कि मतलब यहाँ पे लिक्विड है, लेकिन यह है इनिशियल स्टेट। अगर इसकी फाइनल स्टेट ड्रॉ करनी हो हमने तो जस्ट अ मोमेंट, ये वी एफ और प्रेशर P, ये आ गया आपके पास यहाँ पे पी ई एक्स, और ये जो डिस्टेंस मूव हुआ है ये है डी एल, यानी कि हल्का सा चेंज हुआ है लेंथ में, और ये पिस्टन की स्टिक जैसी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डी वी क्या होगा ए इंटू डी एल, एरिया इंटू डिस्टेंस। मतलब देखो डी एल क्या मतलब कि छोटी सी यूनिट है लेंथ की, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। अगर W क्या है हमारे पास, इफ़ W इज़ वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वर्क डन क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस कह सकते हैं इसको हमें। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो हमने अभी निकाला कि पी एक्स इंटू ए होता है, फोर्स इज इक्वल टू पी ई एक्स इंटू ए हो जाएगा। तो पी ई एक्स इंटू ए इंटू एल, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है पी एक्स इंटू माइनस ऑफ डेल्टा वी, वॉल्यूम चेंज क्या है आपके पास, इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स डेल्टा वी। अगर इसको खोल देते हैं थोड़ा और, माइनस पी ई एक्स वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन है। अब ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे दे रखा है एक्सप्रेशन में, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बता सकें कि कन्वेंशनल साइन क्या होगा वर्क डन का। अगर ये पॉजिटिव होता, इट इज़ पॉजिटिव फॉर, ये जो साइन है ये आपके पास पॉजिटिव होता फॉर कंप्रेशन के लिए, एज वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। हालांकि अगर एक्सटर्नल प्रेशर स्लाइटली कम होता है प्रेशर ऑफ द गैस से, ठीक है, ये तो केस तब था आपके पास जब प्रेशर ये ज़्यादा होगा, लेकिन अगर प्रेशर कम होगा, इफ़ पी एक्सटर्नल इज़ लेस देन पी, तो क्या होगा कि जो गैस है वो एक्सपैंड कर जाती है, यानी कि इस केस में सिस्टम को काम करना पड़ता है। देखो यहाँ पे अगर ये वाला प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि गैस जिस छोटी सी जगह में पहले थी उससे ज़्यादा वो एक्सपैंड हो जाएगी, वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करना पसंद करेगी। पहले क्या था, वो छोटी सी जगह में खुश थी, लेकिन जैसे ही आपने एक बड़ी जगह का ऑप्शन दिया उसको कि आप बड़ी जगह ले सकते हो, तो गैस रेडी हो गई कि आप मुझे बड़ी जगह दे दीजिए, मैं बड़ी जगह लेके खुश हूँ। तो P एक्सटर्नल अगर आपके पास ये ग्रेटर देन P है तो गैस एक्सपैंड होगी, गैस एक्सपैंड करती है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा सिस्टम सराउंडिंग्स पे हो रहा, इस केस में वी एफ वी आई से ज़्यादा होगा,
तो हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स डेल्टा V इज इक्वल टू नेगेटिव। ऑब्वियसली आपके पास वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है, यानी कि डेल्टा V जो है आपके पास ज़ीरो है और सिस्टम पे कोई ख़ास काम भी नहीं है, तो वर्क डन ज़ीरो है। अब अगर इसकी बजाय सिस्टम एक लोअर प्रेशर पे होता तो क्या होता, पिस्टन नीचे आता जाएगा। ये तब तक नीचे आता जाएगा जब तक जो सिस्टम का प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। इस केस में वर्क क्या होता है, सिस्टम पे हो रहा है बाय द सराउंडिंग्स। देखो अब यहाँ से दो कंक्लूजन्स जैसे निकल सकती हैं, दो कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। पहली, इफ़ द गैस एक्सपैंड्स, अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो उस केस में क्या होगा, VF यानी कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगी और वर्क इज डन बाय सिस्टम, डन बाय द सिस्टम, और W क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेकेंड केस, अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो VF इज़ लेस देन VI और वर्क इज़ डन ऑन सिस्टम एंड W इज़ पॉजिटिव। देखो अब अगर हम रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करें, हमने मान लिया कि एक सिस्टम में ऐसा ले लिया, लेट अस सपोज दैट प्रेशर जो है इज़ नॉट कांस्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन बट चेंजेस इन नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्टेप्स। जैसे मान लीजिए ये मैंने सिस्टम लिया, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपके पास V इनिशियल है और ये V फाइनल है और ये प्रेशर का ग्राफ है। तो यहाँ जो ग्राफ आता है ना बेटा, कुछ ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि जो वर्क डन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स में। तो किसी भी स्टेट पे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने पिछले स्टेप पे वापस आना है तो वो चीज़ पॉसिबल होगी। तो इस केस में आपके पास जो वर्क डन आएगा वो होगा समेशन ऑफ उन छोटे छोटे प्रेशर चेंजेस का इनटू डेल्टा V वॉल्यूम। ठीक है, ये तब है जब आपके पास क्या होगा, ये प्रेशर मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है, मतलब ये चेंजेस जो हैं बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है। ठीक है, और ये चीज़ जो है आपके पास वर्क डन है। अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट ना हो, मान लीजिए कि प्रेशर कांस्टेंट, इफ़ प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर प्रेशर जो है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, बट वो चेंज होती है कुछ इस तरह की जो इनफाइनाइटली, मतलब ये हमेशा जो है जो प्रेशर चेंज है आपके पास, अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है वो गैस के प्रेशर से हमेशा ज़्यादा है। तो हर स्टेज पे हम कह सकते हैं कि जो पिस्टन है बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस मूव कर रहा है DL, तो जो इनफाइनाइट जो बहुत ही छोटा डिक्रीज होगा वॉल्यूम में DV, वो क्या हो जाएगा, DV इज इक्वल टू A.dl। तो फोर्स ऑन पिस्टन, जो पिस्टन पे फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू PEX.A। अगर स्मॉल वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जैसे वर्क हमें पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। अब देखो अगर मैं इसकी छोटी यूनिट ले रही हूँ कि मुझे छोटे एरिया तक का पता करना है कि इतना वर्क डन हुआ, तो DW क्या हो जाएगा, PEX डॉट एरिया डॉट DL। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमें पता है कि ये जो ADL है आपके पास ये वॉल्यूम के बराबर है, तो इसको लिखा जा सकता है PEX डॉट DV। अब अगर वॉल्यूम चेंजेस जो है फाइनाइट क्वांटिटी में, यानी कि VI से VF तक जा रहे हैं, यानी कि अगर वॉल्यूम 3 लीटर थी उसे 17 लीटर तक जा रहे हैं, तो अगर हमें ये D हटाना है तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल डॉट DV। अब क्या होता है बेटा, देखो DW का जब आप इंटीग्रेशन करोगे आपके पास आ जाएगा W, और P एक्सटर्नल कांस्टेंट होने की वजह से ऐसे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा VI और VF, तो ये DV आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा PEX VF माइनस VI, और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। तो हम लिख सकते हैं माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में P एक्सटर्नल है वो हर स्टेज पे एट एवरी स्टेज P एक्सटर्नल किसके बराबर है, P इंटरनल प्लस जो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है इन केस ऑफ कंप्रेशन, dP स्मॉल चेंज इन प्रेशर होता है। तो जो थोड़ा बहुत चेंज होता है प्रेशर में वो बता रहा है आपके पास ये एक्सटर्नल। इससे क्या हमें पता लगा कि जो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हमेशा कम है सिस्टम का। तो जनरल केस में हम कह सकते हैं कि P एक्सटर्नल जो है P इंटरनल प्लस माइनस चेंज इन, मतलब जितना भी स्मॉल चेंज प्रोसेस हो, इस तरह के प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं। देखो मैं आपको कल भी समझाया था कि अगर कोई चीज़ आपने छत से फेंकी, ठीक है, छत से अगर आप कोई चीज़ फेंक रहे हो तो आप उसको कहीं भी बीच में नहीं रोक सकते, यानी कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ कि आपने नीचे से जाके कोई चीज़ लेके आनी है तो वो रिवर्सिबल है, क्योंकि अगर मैं आपको किसी भी टाइम आवाज़ डालूँ आप वापस आ सकते हो, तो उस केस में वो चीज़ रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस ख़त्म होते होते इनफाइनाइट टाइम लगाते हैं, वही इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो हैं फास्ट होने की वजह से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। एक प्रोसेस या एक चेंज को रिवर्सिबल तब कहा जाता है जब उसे कुछ इस तरह लेके किया जाए कि आपके पास किसी भी क्षण अगर कहा जाए तो रिवर्स किया जा सके उसको, यानी कि जिस स्टेज में वो पहले था वहाँ लाया जा सके अगर हल्का सा चेंज, या फिर अगर पीछे ही लेके आना है एक स्टेप तो वो भी पॉसिबल हो जाए। एक रिवर्सिबल प्रोसेस जो है बहुत स्लोली होता है बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज, जिसमें हर स्टेप दूसरे स्टेप से इक्विलिब्रियम है। कुछ इस तरह के सिस्टम और स्टेट सराउंडिंग जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब जिन केसेस के केस में आपके पास रिवर्सिबल नहीं होता वहाँ पे आपके पास ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वर्क डन को इंटरनल एनर्जी से भी रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो W रिवर्सिबल के केस में क्या होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ V1 V2 P इंटरनल dV। अब हम कह सकते हैं कि हमने जो ये इक्वेशन पढ़ी थी ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी माइनस PEX वाली, जिसमें आपके पास ये जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो W रिवर्सिबल आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ V1 V2 P एक्सटर्नल dV इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि हमें इसे एक्सटर्नल से रिलेट करना है तो हम इसको उस हिसाब से चेंज कर देंगे, माइनस V1 V2 P इंटरनल प्लस माइनस dP dV, ठीक है। तो माइनस V1 V2 इस फाइनल स्टेटमेंट को ही लेंगे हम, माइनस V1 V2 और ब्रैकेट में आ जाएगा P इंटीग्रल dV प्लस माइनस dP डॉट dV। ये जो dV आपके पास बाहर था इसको मैंने हर एक से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब कि यहाँ पे अगर इससे P इंटरनल डॉट dV और एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास dP डॉट dV। अब dP और dV जो है ये क्या है, बहुत छोटे, आर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, सो दैट dP डॉट dV ये दोनों मिलके डबली स्मॉल हो गए, डबली इनफाइनाइटेसिमल, और इनको निगलेक्ट किया जा सकता है एंड कैन बी निगलेक्टेड। देखो इसको ऐसे समझ के चलो, अगर मैं आपको बोलूँ 0.1 और 0.1 को मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड करना है आपने 3000 में, तो 0.1 आप चाहे जितने मर्जी ऐड कर लो या मल्टीप्लाई करके उसके साथ रख दो, कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस V1 V2 P इंटरनल डॉट dV। अब प्रेशर जो है गैस का जो इंटरनल था उसको हम लिख सकते हैं एज अ P, और हमें पता है कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन
फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV जो है nRT के बराबर है। तो यहाँ P जो आ जाएगा nRT बाई V एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब देखो होता क्या है इसके बाद, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो W रिवर्सिबल क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू माइनस V1 V2 nRT dV बाई V। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हो dV बाई V को, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे dV बाई V को, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस V1 V2 nRT log n V2 बाई V1। अब देखो लॉग बेस n है, यानी कि हम इसको चेंज करना पड़ेगा। तो -2.3, सॉरी ये नहीं आएगा, -2.303 nRT log V2 बाई V1। ठीक है, log n की वैल्यू आई थी यहाँ से, अगर इसको सॉल्व करते आप तो यहाँ आना था माइनस इंटीग्रल माइनस nRT log n V, और यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ क्या थी, V1 V2। तो V2 माइनस V1 की वैल्यूज़ हमारे पास ये आ जाएंगी। तो फ्री एक्सपेंशन, यहाँ से हमें पता लग गया कि फ्री एक्सपेंशन, और जो अगर आपके पास प्रेशर वॉल्यूम का वर्क हो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए, तो आंसर क्या आएगा। फ्री एक्सपेंशन क्या होती है, किसी भी गैस की एक्सपेंशन वैक्यूम में जहाँ पे P एक्सटर्नल ज़ीरो हो, उसको फ्री एक्सपेंशन कहा जाता है। ये भी नोट कर सकते हैं कि जो कोई भी वर्क डन नहीं होता ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। इनके सिवाय आपके पास रेडिएंट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एनर्जी ट्रांसफर करने के दो मोड्स हैं। अब यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क, यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट चेंजेस जो है हमारे आसपास, उनको मेजर किया जा सकता है कैलोरी में, किलो कैलोरी में, जूल्स में, किलोग्राम्स में। अब 1 कैलोरी जो होती है ये बराबर होती है 4.184 जूल के। उसी तरह 1 किलो कैलोरी ये बराबर हो जाएगी 4.184 किलो जूल के। SI यूनिट जो है हीट की, वो क्या है बेटा, वो है जूल या फिर किलो जूल। इसको जूल कह सकते हैं या किलो जूल। और वर्क को मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्ग्स और जूल्स। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। और वर्क डन की बात करें, वर्क डन SI यूनिट क्या होगी, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, जॉल। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपके पास कोई ओपन या क्लोज सिस्टम की बात करें, तो अगर हम बात करें कैन ऑफ टमाटो सूप की, तो ये किस तरह का सिस्टम है। अगर आपके पास एक कंटेनर है, इसमें क्या है, कैन ऑफ टमाटो सूप है, टमाटर का सूप है इस केस में, तो ये किस तरह का सिस्टम है, ये आपके पास हो जाएगा क्लोज सिस्टम, क्योंकि यहाँ से हीट तो एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो इसको हम कह सकते हैं ये है क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल। अगर हम साइन कन्वेंशंस की बात करें, पूरे जितनी भी हमने कैलकुलेशंस की उसकी अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशंस, अगर सिस्टम पे काम हो रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो क्या होगा, आपके पास ये हो जाएगा पॉजिटिव। एग्जाम्पल के लिए कंप्रेशन होती है जब गैस की, कंप्रेशन कब होगी, जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है आपके पास P एक्सटर्नल वो ज़्यादा हो जाएगा P इंटरनल प्रेशर से। अब अगर आपके पास वर्क डन जो है सिस्टम करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम एफर्ट करता है तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेंशन, जब आपके पास इंटरनल प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जब बाहर वाला दबाव कम होगा तो अंदर वाली गैस जो है बाहर वाले को फोर्स लगा सकती,
यानी कि जितनी जगह उसने पहले घेर के रखी थी अब वो उससे ज़्यादा जगह घेरेगा। ठीक, देखो प्रेशर और पी एक्सटर्नल ये जो चीज़ थी आपके पास यहाँ पे, किसी भी गैस की अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो तब होगा जब पी एक्सटर्नल और पी गैस सेम हो। यानी कि पी एक्सटर्नल जो है वो पी गैस के बराबर हो तो आपके पास वो गैस इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन अगर क्या होगा, अगर आप पी एक्सटर्नल बढ़ाते हो यानी कि पी एक्सटर्नल नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा होगा तो सिस्टम पे सराउंडिंग से काम हो रहा है, सराउंडिंग काम कर रहा है ताकि आपके पास इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जा सके। यानी कि इस केस में अगर ये दबाव बढ़ता है तो ये से हटकर ये यहाँ आ सकता है तो कंप्रेशन हो जाएगी। उसी तरह अगर पी जो है इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा है तो सिस्टम काम कर रहा है ताकि वो ज़्यादा जगह घेर सके। यानी कि यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं तो इस ये होगा आपके पास नेगेटिव और इस केस में होगी एक्सपेंशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।